संवाद में कठिनाई तब आती है जब हम बात समझने के लिए नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन 2025 का करेंगे उद्घाटन। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक नेता और निवेशक, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप और छात्र सम्मेलन में लेंगे भाग। सोमवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम झुमोइर बी नंदिनी में शामिल हुए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ने बिहार के भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त की जारी। 9.8 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हुई ट्रांसफर। किसानों से जुड़ी योजनाओं समेत विभिन्न विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और लोकार्पण। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश सरकार की निवेश को बढ़ावा देने वाली 18 से अधिक नई नीतियां भी की लॉन्च। वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों के सम्मेलन में भाग लेने वाले एक समूह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की मुलाकात। कहा, शांति मिशन में महिलाओं की उपस्थिति इसे बनाती है अधिक समावेशी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वतन को जानू कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 बच्चों से किया संवाद। कहा, देश पर जम्मू कश्मीर के बच्चों का उतना ही हक जितना देश के अन्य राज्यों के बच्चों का। राज्य में स्थापित शांति के स्थायी सद्भावना बनने की भी जताई उम्मीद। पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड से हारकर बांग्लादेश भी चैंपियन ट्रॉफी से हुआ बाहर। भारत न्यूजीलैंड ने बुक किया सेमीफाइनल में स्थान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के गुवाहाटी में आयोजित होने वाले एडवांटेज असम 2.0 निवेश और अवसंरचना शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में एक उद्घाटन सत्र, 7 मंत्री स्तरीय सत्र और 14 विषयगत सत्र शामिल होंगे। इसमें राज्य के आर्थिक परिदृश्य को दर्शाने वाली एक व्यापक प्रदर्शनी भी शामिल होगी, जिसमें इसके औद्योगिक विकास, वैश्विक व्यापार, साझेदारी, तेजी से बढ़ते उद्योग और जीवंत एमएसएमई क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें 240 से अधिक प्रदर्शक शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वैश्विक नेता और निवेशक, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप और छात्र हिस्सा लेंगे। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री असम के सांस्कृतिक कार्यक्रम झुमोइर बी नंदिनी 2025 में शामिल हुए। ये एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें 8,000 कलाकार झूमर नृत्य में हिस्सा लेते हुए नजर आए। झूमर नृत्य असम चाय जनजाति और असम के आदिवासी समुदायों का एक लोक नृत्य है जो समावेशिता, एकता और सांस्कृतिक गौरव की भावना का प्रतीक है। असम के समन्वित सांस्कृतिक मेलजोल का भी प्रतीक है। मेगा झूमर कार्यक्रम चाय उद्योग के 200 वर्षों और असम में औद्योगिकीकरण के 200 वर्षों का भी प्रतीक है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के प्रयासों से पूर्वोत्तर राज्य विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। एक समय था जब असम और पूर्वोत्तर के विकास की उपेक्षा की गई और क्षेत्र की संस्कृति को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि अब वो स्वयं पूर्वोत्तर की संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। जब देश में असम और पूर्वोत्तर के विकास की भी उपेक्षा हुई और यहां की संस्कृति को भी नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर
खुद मोदी ही बन चुका है। मैं असम के काजीरंगा में रुकने वाला दुनिया को उसकी जैव विविधता के बारे में बताने वाला पहला प्रधानमंत्री हूं। और अभी हेमंत दा ने जिसका वर्णन किया और आप सबने खड़े होकर के धन्यवाद प्रस्ताव दिया, हमने कुछ ही महीने पहले असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया है। असम के लोग अपनी भाषा के इस सम्मान का इंतजार दशकों से कर रहे थे। इसी तरह चराई देव मोईदाम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल कराया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि चाय उद्योग और इसके श्रमिकों का विकास असम के समग्र विकास को गति प्रदान करेगा। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को उनके आगामी प्रदर्शन के लिए अग्रिम धन्यवाद दिया और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि असम सरकार ने चाय बागान श्रमिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए 350 से अधिक आयुष्मान मंदिर खोले हैं। भाजपा सरकार असम का विकास भी कर रही है और यहां के टी ट्राइब की सेवा भी कर रही है। बागान कर्मियों की आय बढ़े, इस दिशा में असम टी कॉरपोरेशन के कामगारों के लिए बोनस की घोषणा भी की गई है। खासकर बागानों में काम करने वाली हमारी बहनें, हमारी बेटियां गर्भावस्था में उनके सामने आय का संकट पैदा हो जाता था। आज ऐसी करीब 1.5 लाख महिलाओं को गर्भावस्था में 15,000 रुपये की सहायता दी जा रही है ताकि उन्हें खर्च की चिंता न रहे। हमारे इन परिवारों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए असम सरकार चाय बागानों में 350 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी खोल रही है। टी ट्राइब के बच्चों के लिए 100 से ज्यादा मॉडल टी गार्डन स्कूल भी खोले जा गए। प्रधानमंत्री ने एक भव्य झुमुर नृत्य प्रदर्शन भी देखा। इसमें लगभग 8,000 नर्तक और ढोल वादक शामिल थे। असम सरकार ने इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इसमें असम के चाय उद्योग के 200 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया और चाय जनजाति समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की निवेश को बढ़ावा देने वाली 18 से अधिक नई नीतियां भी लॉन्च की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत के बढ़ते वैश्विक कद और राज्य की अपार निवेश संभावनाओं पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते दशक में भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में हर वो संभावना है, हर वो पोटेंशियल है जो इस राज्य को जीडीपी के हिसाब से भी देश के टॉप 5 राज्यों में ला सकता है। दशक में भारत ने
इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम का दौर देखा है। मैं कह सकता हूं इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के दो बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। भारत के इतिहास में ऐसा अवसर पहली बार आया है जब पूरी दुनिया भारत के लिए इतनी ऑप्टिमिस्टिक है। पूरी दुनिया में चाहे सामान्य जन हो, अर्थनीति के एक्सपर्ट्स हो, विभिन्न देश हो या फिर इंस्टीट्यूशन, सभी को भारत से बहुत आशाएं हैं। पिछले कुछ हफ्तों में जो कमेंट्स आए हैं वो भारत में हर इन्वेस्टर का उत्साह बढ़ाने वाले हैं। कुछ दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक ने कहा है भारत आने वाले सालों में ऐसे ही दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहेगा। ओईसीडी के एक अहम रिप्रेजेंटेटिव का कहना है फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज इन इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त जारी की और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ हैं। ये स्तंभ हैं गरीब, किसान, महिला और नौजवान। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर प्रदेश में, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता है। विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। ये स्तंभ है गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। किसान को खेती के लिए अच्छे बीज चाहिए, पर्याप्त और सस्ती खाद चाहिए,
किसानों को सिंचाई की सुविधा चाहिए, पशुओं का बीमारी से बचाव चाहिए और आपदा के समय नुकसान से सुरक्षा चाहिए। पहले इन सभी पहलुओं को लेकर किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं, वो इन स्थितियों को कभी भी नहीं बदल सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ गया है। अब बारी बिहार के मखाने की है। ये सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा। वैश्विक दक्षिण की महिला शांति सैनिकों के सम्मेलन में भाग लेने वालों के एक समूह ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। समूह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शांति मिशन में महिलाओं की उपस्थिति इसे और अधिक विविध और समावेशी बनाती है। राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में योगदान के भारत के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया। India is proud of its contribution to UN peacekeeping. Since the 1950s, we have contributed over 290,000 peacekeepers to more than 50 UN peacekeeping missions. India is cumulatively the largest troop contributing country. Today, there are over 5,000 Indian peacekeepers in 9 active missions deployed in often hostile conditions for the cause of international peace and security. Nearly 180 Indian peacekeepers have made the supreme sacrifice under the UN flag. Dear peacekeepers, I am extremely proud that our Indian women peacekeepers have also been at the forefront in the call of duty. Right from the 1960s in Congo to policing in Liberia in 2007, our women peacekeepers have exhibited the highest traditions of professionalism and conduct. Today, there are over 154 Indian women peacekeepers deployed in 6 ongoing UN missions. The presence of women in a peacekeeping mission makes it more diverse and inclusive. More importantly, as women peacekeepers, you often have greater access to local communities and can serve as role models for women and children.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर के 250 बच्चों से संवाद किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के युवाओं और बच्चों को देश के जीवंत विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता से परिचित कराना है, ताकि वो सामाजिक, सांस्कृतिक और भावात्मक रूप से देश के साथ जुड़ाव महसूस करें। संवाद के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 को खत्म कर पूरे देश को एक कर दिया है और अब कश्मीर के बच्चों का भी देश पर उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य प्रदेश के बच्चों का। बहुत लंबे समय तक कश्मीर में बहुत आपाधापी चलती रही। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर पूरे वतन को एक कर दिया। अब गुजरात है ऐसे ही कश्मीर है, महाराष्ट्र है ऐसे ही कश्मीर है, राजस्थान है ऐसे ही कश्मीर है, हरियाणा है ऐसे ही कश्मीर है। अब कश्मीर के बच्चों का देश पर इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली के बच्चे का है। कश्मीर के बच्चे का देश पर इतना ही अधिकार है जितना राजस्थान के बच्चे का है। तो ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? जरा जोर से बोलो भाई, अच्छा हुआ या बुरा हुआ? तो ये बात को समझने के लिए, जानने के लिए आपको यहां लाया गया है। पहले ये सिखाते थे कि कश्मीर हमारा है और कश्मीर पर हमारा अधिकार है। वो तो है ही, आप वहां के जन्मे हो, वहां रहते हो, वहां के पासिंदे हो, तो आपका तो अधिकार है ही। मगर कश्मीर के साथ साथ 29 रियासतों पर आपका अधिकार हो जाए तो ये ज्यादा अच्छा है या नहीं, ये बताओ। और इसलिए कश्मीर के बच्चों के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में जम्मू कश्मीर में आई शांति को स्थायी शांति में परिवर्तित करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि कोई सरकार जम्मू और कश्मीर में शांति नहीं रख सकती, सिर्फ बच्चे ही ऐसा कर सकते हैं। अगर जम्मू और कश्मीर का हर बच्चा अपने माता पिता और पड़ोसियों को ये समझाए कि पूरा देश हमारा है, हमें सबके साथ अमन शांति के साथ रहकर यहाँ से दहशतगर्दी को निकालना है, तो पुलिस या सेना की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि वो दिन अब दूर नहीं, क्योंकि जब किसी के हाथ में हथियार ही नहीं होगा तो हथियारों के साथ पुलिस या सेना की आवश्यकता क्यों होगी। कोई बच्चा अपना अभ्यास, अपना शिक्षा बीच में न छोड़े। मोदी जी ने देश में इतना डेवलपमेंट किया है, देश भर में मौके, अपॉर्चुनिटीज आपकी राह देख रही है और आप लोगों ने वो अपॉर्चुनिटी को हाथ में लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जम्मू कश्मीर में शांति हो ही गई है, मगर इस शांति को हमेशा की शांति में परिवर्तित करना चाहिए। नवगठित दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हो गया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की 26 वर्षों के बाद सत्ता में वापसी भी हो गई। सत्र शुरू होने से पहले राजनिवास में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर यानी अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ दिलाई। सोमवार सुबह 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ली, फिर उनके मंत्रिमंडल के 6 मंत्रियों ने शपथ ली और फिर शेष विधायकों ने शपथ ली। कार्रवाई की शुरुआत विधायकों ने वंदे मातरम के साथ की। फिर दोपहर में विजेंद्र गुप्ता को निर्विरोध दिल्ली विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन यानी आज उपराज्यपाल वी के सक्सेना का अभिभाषण होगा। इसके बाद विधानसभा के पटल पर कैग रिपोर्ट रखी जाएगी। एलजी के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। 26 फरवरी को अवकाश रहेगा। मेजबान पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के छठे ही दिन टूर्नामेंट से बाहर हो गया।
सोमवार को ग्रुप ए में न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत से कीवी टीम भारत के साथ सेमीफाइनल में पहुंच गई। वहीं बांग्लादेश का सफर भी ग्रुप स्टेज में ही समाप्त हो गया। रावलपिंडी में न्यूजीलैंड ने बॉलिंग चुनी। बांग्लादेश ने 9 विकेट खोकर 236 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 46.1 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। रचिन रविंद्र ने सेंचुरी लगाई। वहीं माइकल ब्रेसवेल ने 4 विकेट लिए। इससे पहले उसने चैंपियन ट्रॉफी के पहले मैच में पाकिस्तान को भी हराया था। 2 मैच जीतकर वो सेमीफाइनल में पहुंच गई है। वहीं पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के बाद भारत ने हराया था। उसे 2 मार मिल चुकी है, जिससे उसकी संभावनाएं धूमिल हो गई हैं। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश मैच पर पाकिस्तान का भविष्य टिका हुआ था। ग्रुप स्टेज के अंतिम मैच में भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे, लेकिन इस मैच के नतीजे से दोनों ही टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। असम में गुवाहाटी के सरू सजाई स्टेडियम में झुमुर ब नंदनी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार लेजर शो देखा। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इस लेजर शो की खास झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।